नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। रूस यूक्रेन में जंग का आज 10वां दिन है। बीते 10 दिनों से रूस का यूक्रेन पर हमला जारी है। रूस अब तक यूक्रेन के कई शहरों को तबाह कर चुका है। रूस की मिसाइलें और टैंक्स यूक्रेन के बड़े बड़े शहरों को तबाह कर रही हैं। बीते 10 दिनों में रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों को निशाना बनाया। रूस ने यूक्रेन के शहरों को खंडहरों में भी तब्दील कर दिया है। इस युद्ध के कारण यूक्रेन के लाखों लोग अब तक बेघर हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि 24 फरवरी को रूस के हमले शुरू होने के बाद से यूक्रेन में कम से कम 331 नागरिकों के मारे जाने और 675 लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है। हालांकि वास्तविक संख्या बहुत ज्यादा होने की संभावना है। राजधानी कीव के अलावा यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सैनिक पहुंच चुके हैं। रूसी सैनिक यूक्रेन के शहरों को अपने कब्जे में ले रहे हैं या उसे खंडहर बना रहे हैं। रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव को चारों तरफ से घेर रही है। युद्ध शुरू होने के बाद से ही रूसी सेना कीव पर हमले कर रही है। ऐसे में राजधानी कीव में कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। राजधानी कीव में फिर हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार लोगों को अलर्ट करने के लिए सायरन बजाया जा रहा है। ऐसे में यूक्रेन ने एक बार फिर युद्ध भूमि से लोगों को बाहर निकालने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने की बात कही है। यूक्रेन का कहना है कि सीज फायर के बगैर लोगों को यूक्रेन से सुरक्षित बाहर निकालना मुमकिन नहीं होगा। खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जिसे रूस की सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। खार्किव में आज जबरदस्त बमबारी हुई। बमबारी में इमारतें ढह गईं और लोगों के घर तबाह हो गए। बता दें कि यूएसएसआर के समय से यूक्रेन की राजधानी खार्किव थी। 1930 के बाद कीव को राजधानी बनाया गया। वहीं रूस ने यूक्रेन के रणनीतिक बंदरगाह शहर मॉरिपोल को चारों तरफ से घेर लिया है। शहर के मेयर ने इसकी जानकारी दी है। आजोव सागर पर स्थित 4,50,000 आबादी वाले शहर पर बमबारी की गई और कपकपाती ठंड के बीच पानी और बिजली का कनेक्शन काट दिया गया। सूमी में रूसी सेना और यूक्रेनी सेना के बीच भीषण लड़ाई चल रही है। इस दौरान यूक्रेन ने सूमी के सभी लोगों से सुरक्षित ठिकानों पर जल्द से जल्द पहुंचने को कहा है। बता दें कि यहां बड़ी संख्या में भारतीय छात्र मौजूद हैं। इसके अलावा रूस की सेना ने अब तक यूक्रेन के काखोवका, खेरसन, मेलिटोपोल, चेरनी हाईवे पर कब्जा करने का दावा किया है। चीन आज अपना बजट पेश कर रहा है। इस बार के बजट में चीन अपनी सुरक्षा के लिए बढ़ते खतरों को देखते हुए रक्षा खर्च में बढ़ोतरी का फैसला किया है। रिपोर्ट के अनुसार चीन अपने रक्षा खर्च में 7.1% बढ़ाकर भारत, अमेरिका समेत अन्य देशों को चुनौती दे सकता है। भारत पड़ोसी देश है, इसलिए भारत के लिए इसे सबसे ज्यादा गंभीरता से देखा जा रहा है। चीनी सरकार ने वित्त वर्ष 2022 के लिए 17.57 लाख करोड़ का रक्षा बजट प्रस्तावित किया है। यह सालाना वृद्धि पर 7.1% है। चाइना डेली ने प्रधानमंत्री ली केकियांग द्वारा प्रस्तुत मसौदा बजट प्रस्तावों के हवाले से इसकी जानकारी दी है। भारत से तुलना की जाए तो यह वृद्धि 2022 के लिए भारत के 5.25 लाख करोड़ के रक्षा बजट से 3 गुना अधिक है। पिछले साल चीन का रक्षा खर्च पहली बार 15,000 अरब रुपए को पार कर गया था। चीन की संसद में प्रस्तुत अपनी कार्य रिपोर्ट में चीनी प्रधानमंत्री ली ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से व्यापक युद्ध तैयारी को गहरा करने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा था कि पीएलए को देश की संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों की रक्षा के लिए दृढ़ और लचीले तरीके से सैन्य संघर्ष करने की जरूरत है। ली ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में गतिरोध और अमेरिका के साथ उनके बढ़ते राजनीतिक और सैन्य तनाव के बीच इस साल के रक्षा बजट में चीन की वृद्धि की गई है। चीन के पास अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट है। भारत का चीन के साथ लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा है। ऐसे में यह सबसे ज्यादा गंभीरता का विषय भारत के लिए माना जा रहा है, क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी अभी भी लद्दाख का मुद्दा सुलझा नहीं, बल्कि उलझता जा रहा है। चीन की तरफ से रक्षा खर्च में बढ़ोतरी के बाद आशंका जताई जा रही है कि यह भारत के लिए खतरा बन सकता है। दरअसल चीन हर साल रक्षा बजट में इजाफा करता जा रहा है। रक्षा बजट में वृद्धि के बाद चीन एलएसी पर सैन्य कर्मियों की संख्या में बढ़ोतरी कर सकता है और अवैध घुसपैठ को भी अंजाम देने की कोशिश कर सकता है।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने चित्रा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें, दिल्ली की एक अदालत ने चित्रा की अग्रिम जमानत याचिका नामंजूर कर दी है। इसके बाद सीबीआई चित्रा को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि चित्रा इस मामले में राहत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। गौरतलब है कि चित्रा पर हिमालयन योगी के इशारे पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का संचालन करने और संवेदनशील जानकारी साझा करने का आरोप है। मार्केट रेगुलेटर सेबी के द्वारा पिछले महीने जारी 190 पन्नों की एक रिपोर्ट से देश के वित्तीय हलकों में तूफान खड़ा हो गया था। इस रिपोर्ट में एनएसई के कामकाज से जुड़ी कई तरह की अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल 2013 से दिसंबर 2016 के बीच एक्सचेंज की प्रमुख रही चित्रा एक अज्ञात योगी के कहने पर 20 साल तक कई छोटे बड़े फैसले लेती रही थी। आपको बता दें, इस मामले में बीते दिनों सीबीआई ने एनएसई के पूर्व ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर आनंद सुब्रमण्यम को चेन्नई स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था और दावा किया गया था कि वही हिमालयन योगी हैं। आनंद सुब्रमण्यम पर आरोप है कि वो एनएसई के कामकाज में दखल देते थे। इसके साथ ही वो एनएसई की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण को सलाह दिया करते थे और वो उनके इशारे पर काम करती थी। आनंद की गिरफ्तारी एनएसई को लोकेशन स्कैम को लेकर हुई है। इसके बाद दिल्ली की एक अदालत ने आनंद को 6 मार्च तक के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया था। एक समय था जब चित्रा रामकृष्ण की गिनती बेहद ही कामयाब फाइनेंस प्रोफेशनल में की जाती थी। सेबी का ड्राफ्ट फ्रेमवर्क तैयार करने वाली टीम से लेकर एनएसई की कोर टीम में शामिल रही रामकृष्ण एक समय में दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में शुमार होती थी। हालांकि जब से ये विवाद सामने आया है, तब से रामकृष्ण कुछ ज्यादा ही विवादों से घिर गई हैं। उत्तर प्रदेश में 7 मार्च को आखिरी चरण का मतदान होगा। सभी पार्टियां इस वक्त 7वें चरण के चुनाव प्रचार में जुटी हैं। सभी दल के दिग्गज नेता धुआंधार कैंपेन कर रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में चुनावी रैली की। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस बार जो आजमगढ़ में आजमगढ़ की हवा है, वो 10 की 10 सीटें समाजवादियों को जिताने जा रही है। 10 में से 10 किसी दल का अब खाता खुलने वाला नहीं है। और जो लोग लाल टोपी की बुराई करते थे, हमारे सफेद टोपी वालों के साथ अन्याय किया, जो लाल टोपी की बुराई करते थे और सफेद टोपियों के साथ अन्याय किया, बताओ उन्होंने टोपी पहन ली कि नहीं पहन ली टोपी? और टोपी भी पहनी, लाल नहीं पहनी, सफेद नहीं पहनी, किसी और रंग में पहनी है। ये वो लोग हैं जो रंग बदलने वाले हैं। इस बार जनता उत्तर प्रदेश की इन्हें समझ गई है। ये कोई रंग बदल ले, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें सबक सिखाने वाली है। बताओ, बीजेपी के लोगों ने झूठ बोला कि नहीं बोला? हमारे किसान भाई यहां बैठे खड़े हैं, आपकी आय दोगुनी की बात की, लेकिन आज 5 साल में डबल इंजन की सरकार ने हमारे किसानों की आय दोगुनी नहीं की। हमारा किसान आज भी परेशान है और इनकी सरकार में महंगाई से और परेशान हो गया। जिस तरीके से डीजल, पेट्रोल और हर चीज महंगी कर दी, बताओ, खाद जब जरूरत थी खाद नहीं मिली। यहां किसान भाई होंगे, आप जानते होंगे खाद नहीं मिली और डीएपी नहीं मिली। इस बार किसान भी उसी तरीके से इनके खिलाफ वोट करेंगे। जैसे डीएपी नहीं मिली तो इस बार बीजेपी को वोट भी नहीं मिलने जा रहा। महंगाई कहां पहुंच गई?
बेरोजगारी तो आज हर घर में एक बेरोजगार बैठा है। हमारे नौजवान जितने यहां पर आए हैं, बताओ 5 साल से इंतजार कर रहे थे कि नहीं कर रहे नौकरी का। नौकरी नहीं दी, न रोजगार दिए, और जहां नौकरी रोजगार मिल भी जाता वो बताओ सब बेच दिया कि नहीं बेच दिया। ये लोग वो थे जिन्होंने कहा कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चलेगा, और जैसे ही सरकार में आए सब हवाई जहाज बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिया, रेलगाड़ी बेच दी, रेलवे स्टेशन की कीमती जमीन बेच दी, रेलवे स्टेशन बेचने जा रहे हैं, पानी के जहाज बेच रहे हैं, पानी के जहाज के साथ बंदरगाह बेच दिए। बताओ सब बेच दिया कि नहीं बेच दिया। और इसलिए बेच दिया, अगर आपको पुरानी कहावत याद होगी कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। जब सब बिक जाएगा तो फिर नौकरी और रोजगार भी नहीं मिलेगा। देश में कोरोना वायरस के मामले में आज थोड़ी कमी दर्ज की गई है, लेकिन हालात अभी भी अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। पिछले 24 घंटे में 289 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 5,921 नए केस सामने आए हैं और 289 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले शुक्रवार की अगर बात करें तो 6,396 मामले आए थे और 201 लोगों की मौत हुई थी। इस लिहाज से संक्रमण के मामले तो घटे हैं आज, लेकिन मौत का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ गया है, जो चिंता का विषय है। इस महामारी से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 5,14,878 तक पहुंच गई है। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 4,23,78,731 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं, यानी कि ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक बीते दिन देश में 13,450 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। इसके बाद अब एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 63,878 हो गई है। अब तक करीब 178 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। शुक्रवार को 24 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस की डोज दी गई है। इसके साथ ही अब तक कोरोना वैक्सीन की 178,55,66,940 डोज लोगों को लगाई जा चुकी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना योद्धाओं और 60 साल से ज्यादा उम्र वाले दूसरे बीमारियों से ग्रस्त लोगों को 2 करोड़ से ज्यादा एहतियाती टीके लगाए गए हैं। दिल्ली में शुक्रवार को कोरोना वायरस से संक्रमित 302 और मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 4 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया है। वहीं संक्रमण दर 0.63% रही। स्वास्थ्य बुलेटिन में बताया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुल मृतकों की संख्या 26,134 हो गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।